Good evening, mates. This side Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. This video is shot 2nd September 2020. इस दुनिया में दो तरीके की नॉलेज होती है. एक तरीके की नॉलेज होती है स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, आइंस्टाइन, एडिसन, न्यूटन, ग्राहम बेल और ये सारे महान लोग जिन्होंने एक लीग से हटकर काम किया और इस तरीके से काम किया कि हमारी आने वाली कितनी जनरेशन्स भी उन्हें याद रखेगी. जब वो इस पाथ पे थे तो डेफिनेटली उनके भी बहुत सारे क्रिटिक्स थे. जैसे कि अगर आप पीछे देखें तो 5 फोटोज में से 4 फोटोज में एक आदमी है. वो इसीलिए कि उन्होंने कभी भी अपने क्रिटिक्स की परवाह नहीं करी और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हाथी चलता है तो कुत्ते हमेशा भौंकते हैं, क्योंकि कुत्तों का काम ही यही होता है. दैट्स द मेन पॉइंट. बहुत टाइम पहले वर्ल्ड बैंक, इनफैक्ट लास्ट ईयर तक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. मैं 2012-13 तक ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से पढ़ता था. इनफैक्ट 2012-13 तक मैं इस रिपोर्ट को प्रॉपरली डाउनलोड करता था, प्रिंट लेता था और इस रिपोर्ट को प्रॉपरली पढ़ता था, एक पेज बाय पेज एंड ऑल, और उस पर अपने नोट्स भी बनाता था. काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता था. लेकिन पिछले 3-4 साल से मैंने वो रिपोर्ट देखनी बंद कर दी, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होने लगा कि ये रिपोर्ट कंप्लीटली बाइस्ड है और ये रिपोर्ट बनाने वाले भी बाइस्ड हैं और इंस्टीट्यूशन भी बाइस्ड है. तो इस चीज़ को कैप्चर करते हुए दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो अखबार में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में जो छपता है वो उसको पढ़ के अपने दिमाग में रखते हैं और उससे कभी चैलेंज नहीं करते. इंग्लिश में इनको कहते हैं दे कैन नॉट डिसरिगार्ड स्टेटस को. स्टेटस को का मतलब होता है जो भी करंट चल रहा है. एग्जाम्पल, इंडिया में हर स्टार्टअप अपने आप को यूनिकॉर्न कहलाता है, लेकिन इस पिछले कितने सालों से, इनफैक्ट सिंस इंसेप्शन, उसमें से एक भी स्टार्टअप आज तक प्रॉफिट में नहीं आया. लेकिन इंडियन मीडिया में इतना दम नहीं है कि वो उन स्टार्टअप्स के बारे में ये लिख सके, क्योंकि दे कैन नॉट डिसरिगार्ड स्टेटस को. पिछले एक हफ्ते से 2 न्यूज़ लगातार न्यूज़पेपर्स में हैं. एक वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग्स और एक जीएसटी काउंसिल का डिसीजन. वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग इसलिए न्यूज़ में है कि वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया है कि उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो पब्लिकेशन ईयरली आती है उसमें एरर्स हैं. और जीएसटी काउंसिल का डिसीजन इसलिए न्यूज़ में है कि जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जो शॉर्टफॉल है वो स्टेट्स को अब बोरो करना पड़ेगा आरबीआई से या मार्केट से. उस पर हम वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन हिंदी मीडिया से ये दोनों न्यूज़ गायब है. इनफैक्ट मैंने अभी तक एक बिजनेस चैनल नहीं देखा जिसने ढंग से इन दोनों न्यूज़ को कवर किया हो. लेकिन आप घबराए नहीं, मोटा भाई, घबराना नहीं है, हम करेंगे कवर. तो क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ये न्यूज़ लगातार मीडिया में है, तो मैं मल्टीपल सोर्सेज को कोलेट करके आपको नहीं बता सकता. लेकिन मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है 31 अगस्त 2020, यानी 2 दिन पहले का, जिसमें कि पेज नंबर 6 में ही दिया हुआ है. मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूं.
The World Bank Doing Business Index was well intended to allow investor to able to rank countries based upon how easy it was to do business. But deciding what went into this was always tricky. Ensuring no bias crept into my ears, it appears even more tricky, and that's why last week the bank decided to suspend the report till it evaluated the criticism. It came with a satisfactory fix. और इसमें जिन कंट्रीज के नाम आए हैं, इंडिया भी उसमें एक कंट्रीज है, लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया की रैंकिंग जो भी है वो बेटर है या नहीं है। ना ही हम ये बात करेंगे कि चिली की रैंकिंग इसमें बेटर है या नहीं है। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मिस्टर पॉल रोमर, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से क्विट कर दिया है, मतलब ही रिजाइन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। ये रैंकिंग्स होती क्या हैं और ये रैंकिंग्स निकाली कैसे जाती हैं? इन रैंकिंग्स का पैरामीटर क्या होता है? इस दुनिया में कई रिपोर्ट्स एक पीरियोडिक बेस पर निकाली जाती हैं, जैसे कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के कई बेंचमार्क्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू, हर सेंट्रल बैंक अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू पब्लिक डोमेन में लेके आता है, सिंगापुर, इंडिया सारे अपने अपने लेके आते हैं। स्ट्रेस टेस्ट, हर सेंट्रल बैंक अपने बैंक्स पे एक तरीके का स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करता है और वो स्ट्रेस टेस्ट वो पब्लिक डोमेन में लेके आता है। लेकिन इतना ताम झाम होने के बावजूद एक छोटे से वायरस ने पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट दुनिया की 200 से ज़्यादा बड़ी कंपनीज को या तो बंद कर दिया है या वो रोड पे ले आया है। तो फिर इन रिपोर्ट्स का क्या बेनिफिट है? और ये सारे जानते हैं कि ये रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में अगर आपने वो रिपोर्ट कभी ध्यान से देखी हो या आपको समय मिला हो या हमारी हिंदी मीडिया ने उस रिपोर्ट को आपको ध्यान से पढ़ाया हो, तो आप उसकी मेथडोलॉजी में एक बार जाएं और आपको उसकी मेथडोलॉजी में इतने एरर्स मिलेंगे जितने कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं फिर एक बात रिपीट करके कंक्लूजन पे आता हूं कि इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो पीछे है, जो नॉलेज क्रिएट करते हैं और उनको क्रिटिसिज्म से कोई मतलब नहीं होता, ना उन्हें फर्क पड़ता है। मुझे पता है कि ये वीडियो के बाद भी कोई आइंस्टाइन, एडिसन, न्यूटन यूट्यूब पे आएगा और उल्टी बातें लिखेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक तरीके के लोग होते हैं कि जो अखबार में छपता है, मैगजीन में छपता है, वो उसको सत्य वचन मानते हैं। ट्रेजरी कंसल्टिंग वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग्स को शुरू से ही क्रिटिसाइज करती है, सेंट्रल बैंक के स्ट्रेस टेस्ट को क्रिटिसाइज करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू को क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि इनकी मेथडोलॉजीज जो यूज की जाती हैं वो कंप्लीटली इनकरेक्ट है। अब मैं आपको इस चीज को एक और चीज से लिंक करके समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इंडिया की जीडीपी जून क्वार्टर में अराउंड 24% कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब टिकटॉक बंद हो गई, लेकिन जब टिकटॉक थी तो मैंने टिकटॉक पे वीडियोस डाली थी कि इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और तब काफी सारे आइंस्टाइन्स ने आके क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब जब हमने फोरकास्ट किया था कि इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कोई नहीं आया, कोई बात नहीं। इसमें सबसे बड़ा इशू जो हम डिटेल्ड में कवर करेंगे वो ये कि जो इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा है वो कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है, या उस पे जो एक्स्ट्रापोलेशन है वो एक इशू है। यानी कि अगर ये जीडीपी 24% जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर कंप्यूटिंग एजेंसी को इनफॉर्मल सेक्टर का कंप्लीट डेटा मिले। लेकिन कंप्यूटिंग एजेंसी भी अपनी जगह पे सही है कि वो ये कहते हैं कि पेंडेमिक के कारण इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा कोलेक्ट करना एक इशू है। आई एग्री। उससे बड़ा
अब ये आपका एक इशू है। अब अभी आप कहीं पे भी जाएं, गूगल पे, किसी भी जगह पे जाएं, इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा कैसे कोलेट हो रहा है पूरी दुनिया में, इसका आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल अगर आप गूगल ओपन करें और टाइप करें कि कंप्यूटेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर डेटा इन लंदन, इन इंडिया, इन ब्राजील, इन यूएस, इन सिंगापुर, आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो डेटा की जो मेथडोलॉजी है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी कंट्री हो। और अगर थोड़ी बहुत मेथडोलॉजी पब्लिक डोमेन में है, वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन इशू है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मेथडोलॉजी पब्लिक डोमेन में नहीं है और अगर वो है भी तो वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन इशू है, तो उससे की गई रिपोर्टिंग कितनी एक्यूरेट है? वर्ल्ड बैंक इसका एक एग्जांपल है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने खुद एडमिट किया, और अब वर्ल्ड बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है आने वाले कितने सालों तक कंप्लीटली टार्निश हो चुकी है। मैंने तो एनीवेज डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पढ़नी ही बंद कर दी है और लोगों को प्रमोट करनी भी बंद कर दी है, क्योंकि मैं उसकी मेथडोलॉजी से एग्री नहीं करता। लेकिन पॉइंट सीधे यही है कि इन जैसी रिपोर्ट्स की दी गई रैंकिंग उन कंट्रीज की ग्राउंड रियलिटी से कभी टैली नहीं करती। जो उन कंट्रीज में ग्राउंड रियलिटी होती है उससे कभी टैली नहीं करती। एग्जाम्पल आप यूएस से कोई ले लें। डूइंग बिजनेस में यूएसए हमेशा टॉप 5 टॉप 6 नेशंस में रहता है। इनफैक्ट आप सिंगापुर को लें, सिंगापुर इकोनॉमी की जो हालत कोरोना वायरस ने करी है, अगर हम डूइंग बिजनेस की रैंकिंग के हिसाब से देखें तो सिंगापुर में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मिनिमल या ऑलमोस्ट नेगोशिएबल होना चाहिए था अगर हम उनकी रिपोर्ट से देखें। लेकिन जितना डैमेज हुआ है वो रिपोर्ट से कितने टाइम्स ज़्यादा है। अब हम किसको सच माने, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को या एक्चुअल डैमेज को जो ग्राउंड पे हुआ है? और दूसरी चीज ये भी है कि जो डैमेज हुआ है उसकी जो फिगर पब्लिक डोमेन में है वो फिगर करेक्ट है या नहीं है, ये भी एक इशू है। क्योंकि 2020 में सबसे बड़ा इशू ये नहीं है कि कोई कंट्री, चाहे वो कोई भी हो, वो रिपोर्टिंग कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए मैं अपनी ये वीडियो सिर्फ एक एग्जाम्पल से कंक्लूड करूंगा। इस दुनिया में कभी भी ऐसे इंसान मत बनो जो अखबार पढ़ के अखबार की दी गई इंफॉर्मेशन को सच समझे, क्योंकि न्यूज़पेपर में दी गई 80% इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है, क्योंकि उनके एडिटर्स को ही नहीं पता होता कि वो छाप क्या रहे हैं। हमेशा ऐसे इंसान बनो जो न्यूज़पेपर की चीज पढ़कर उसको चैलेंज कर सके, क्योंकि हो सकता है कि आप जब ये करेंगे तो शुरू शुरू में आपको एक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपका एनालिसिस सही है, अगर आपको अपनी नॉलेज पे विश्वास है, तो एक दिन आएगा जब वो इंस्टीट्यूशन, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, वो खुद ये मानेगी कि हाँ हमने गलती करी थी। एनरॉन स्कैंडल से लेकर अभी जिस पे वीडियो बनने वाली है, वायर कार्ड स्कैंडल तक, ये बात साबित हो चुकी है कि रेगुलेटर 10 में से 8 बार इनकरेक्ट होते हैं। हमारी इस वीडियो से अगर किसी सी कैटेगरी को बुरा लगा हो तो दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग। यू नो आवर व्हाट्सअप 9818485155।
To conclude in English, Treasury Consulting is a competent organization. Treasury Consulting having competence to challenge any bank of the globe. We can even now challenge any central bank of the globe. We're not bothered what people think about us because we know one thing, that the points which we raised in our videos, tick by tick, these points are turning true. And the day is not far when the media will not only degrade the youth, because the youth do not know where to get the knowledge. Example, several times we challenged the regulator, and that regulator himself acknowledged that he was wrong. So guys, choice is yours. You wanted to be amongst them who is right behind me, or you wanted to be like a media editor, choice is you. This side, Rahul Magan from Treasury Consulting. Have a great time. Next video is little spicy. Have some water before watching the video. Have a good time.